अच्छा जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। और हमने पिछली क्लास में स्ट्रेटजी पिलर पे फोकस किया था। और स्ट्रेटजी जो पिलर है वो हमने कहा था ये कंटेंट का हार्ट ऑफ द कंटेंट इज द स्ट्रेटजी पिलर। पहले हमने पढ़ा था स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, फिर हमने पढ़े कि क्या प्रिंसिपल्स होंगे जब हम इंफॉर्मेशन S1 IFRS S1 हम पढ़ रहे हैं, क्या जो है वो इंफॉर्मेशन के प्रिंसिपल्स होंगे जब हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे। तो हमने उसमें फेयर प्रेजेंटेशन, रेलेवेंस, मटीरियलिटी, इन सब की बातें की थी। और फिर हमने कहा आप कंटेंट पे आते हैं, तो पहला पिलर था गवर्नेंस, दूसरा पिलर था आपका स्ट्रेटजी, और फिर था रिस्क मैनेजमेंट, और फिर है हमारे पास मैट्रिसेस एंड टारगेट्स। तो रिस्क मैनेजमेंट की भी हमने ब्रीफ बात की है, लेकिन जो हार्ट ऑफ द कंटेंट था हमने क्या था, वो क्या है, वो है हमारी स्ट्रेटजी का कंटेंट। इज दैट ओके? यहाँ तक सबको याद है? और स्ट्रेटजी में हमने क्या पढ़ा था, आइए थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि आज की क्लास मैंने सोचा बजाय इसके कि हम आपको नेक्स्ट पिलर पढ़ाएं, क्यों ना हम थोड़े से स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस को देखें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, और सिनेरियोज को देख के हम अंदाज़ा लगाएं कि अच्छा कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, हाउ कैन वी बेटर ड्राफ्ट द आंसर। तो इस तरह की कुछ सिनेरियो एनालिसिस को आज हम प्रैक्टिस करें। आज हमने कंटेंट, हार्ट ऑफ द कंटेंट पढ़ लिया, उसकी कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दिखाई थी, गवर्नेंस की भी हमने आपको एग्जांपल्स दिखाई थी, और स्ट्रेटजी पिलर की तो स्पेशली हमने 2-3 एग्जांपल्स की थी, आपको याद होगा। फिर स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस की हमने बात की थी कि स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस असेस होती है थ्रू सिनेरियो एनालिसिस एंड ऑल। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम करें आराम और आप करें काम, और हम करें आराम, तो इसलिए हम अब आज आपकी थोड़ी सी ज़रा टेस्टिंग करते हैं। और बिफोर वी गो इनटू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इट इज़ गुड दैट वी रिफ्रेश कि स्ट्रेटजी के कंटेंट में हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा क्विकली रिफ्रेश कराता हूँ। स्ट्रेटजी में हमने ये पढ़ा था कि फॉर एवरी स्ट्रेटेजिक रिस्क और अपॉर्चुनिटी जो एक एंटिटी आइडेंटिफाई करती है, ऑफ कोर्स वो रेलेवेंट होती होगी, मटेरियल होगी जो आइडेंटिफाई होगी, हर स्ट्रेटेजिक सस्टेनेबिलिटी जो मेजर, यानी स्ट्रेटजी में हम एक मेजर रेलेवेंट जो सस्टेनेबिलिटी रिस्क या अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि हर एक का एक तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है जो इम्पैक्ट करते हैं एंटिटीज़ के प्रॉस्पेक्ट्स को। ऑफ कोर्स वही रिस्क आएंगे जो एंटिटी के प्रॉस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं, यानी उसके कैश फ्लोज, उसकी एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बात हमें अब याद हो जानी चाहिए। हमें ख्वाब खरगोश से भी कोई उठा के पूछे तो इतनी बार मैंने रिपीट किया है कि हमें याद हो जाना चाहिए। ऐसे ही हम स्ट्रेटजी की भी इतनी एग्जाम्पल्स करेंगे कि नींद से भी एग्जामिनर उठ के हमें कहे कि आओ आओ पेपर दो, हम कहेंगे तो हाँ हाँ बताओ, और पेपर के लिए हम राजी होंगे इंशाल्लाह। तो हमने हर सस्टेनेबिलिटी रिस्क और अपॉर्चुनिटी के लिए क्या बताना है, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन, और उस इम्पैक्ट को एड्रेस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी से लिंक्ड क्या डिसीजन मेकिंग है, और फिर फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स। और ये चारों हमने बात की थी कि हर एक के एक साथ डिस्क्लोज किए जाते हैं। तो फॉर ईच सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी हम बताएंगे इम्पैक्ट ऑन एंटिटीज जो कि इम्पैक्ट कर रही है, जो रिस्क और अपॉर्चुनिटी दैट इज इम्पैक्टिंग एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स, वो हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाइम होराइजन डिफाइन करके बताएंगे कि वो किस टाइम होराइजन में उसका क्या इम्पैक्ट है, ताकि हवा में स्टेटमेंट ना हो कि जी क्लाइमेट रिस्क इम्पैक्ट्स बिजनेस, इट्स अ मटीरियल रिस्क, बस खत्म। भाई क्या मटीरियल रिस्क क्या इम्पैक्ट करेगी, शॉर्ट टर्म में उसका इम्पैक्ट क्या है, मीडियम में क्या है, लॉन्ग टर्म, 3 होराइजन तो स्पेसिफाई कर दिए स्टैंडर्ड ने कि आपने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज का इम्पैक्ट बताना है ओवर शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए कोई कैद नहीं है कि शॉर्ट टर्म ज़रूरी है कि 12 ही महीने हो। शॉर्ट टर्म कुड बी 1 ईयर, कुड बी 2 ईयर, कुड बी 3 ईयर्स, मीडियम टर्म कुड बी 3 to 5 ईयर्स, 2 to 5 ईयर्स, वट एवर लॉन्ग टर्म, वो आपने बताना है। और इम्पैक्ट्स बताने हैं ओवर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। फिर बिजनेस मॉडल पे क्या इम्पैक्ट्स हैं,
वेयर इन द बिजनेस मॉडल एंड द वैल्यू चेन, ऊपर सप्लायर नीचे कस्टमर, ये रिस्क अराइज हो रहा है और कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, डिस्क्लोजिंग वेयर इन द मॉडल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आर कंसंट्रेटेड, ये भी बताना है कि अगर कंसंट्रेशन कहाँ है बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन को, बोथ करंट इम्पैक्ट भी एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट भी। आज की तारीख में जब आप शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट बताते हैं तो वो करंट भी हो जाता है और ऑटोमेटिकली एंटिसिपेटेड भी हो जाता है। फिर उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करने के लिए या रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है। और सिर्फ ये नहीं है कि जी हमारी स्ट्रेटजी ये है जनाब कि हम जो है बस सोलर लगाएंगे। अच्छा, उससे रिलेटेड क्या डिसीजंस पे इम्पैक्ट आएंगे ये भी बताएं। स्ट्रेटजी आपकी क्या है, एंड स्ट्रेटजी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू डिसीजन मेकिंग, इसीलिए वर्ड है इफेक्ट ऑन स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटजी और उसकी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट्स क्या है ये बताना, ये बहुत मैंडेटरी बातें हैं कि भाई ये प्रायोरिटी है, उसकी बेसिस पे ये कैपिटल एलोकेशन का डिसीजन होगा, ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ये प्रोडक्ट खत्म करेंगे, प्रोडक्ट की डिज़ाइन में चेंज आएगा। टिपिकली आप बताते हैं कि मेरी कैपिटल एलोकेशन ऐसे होगी, मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करूँगा, मैं सप्लायर की डाइवर्सिफिकेशन करूँगा, मैं इस मार्केट में से अपनी या प्रोडक्ट्स को कम करूँगा या बढ़ाऊँगा, ये सब बताएंगे। सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बतानी, उसकी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट्स भी बताने हैं विच आर रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर अगर कोई हिस्टोरिकल प्लान डिस्क्लोज किया हुआ है तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोग्रेस है। अगर कोई ट्रेड ऑफ्स हैं बिटवीन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज तो वो भी बताना है कि व्हाट आर द ट्रेड ऑफ्स, व्हाट आर द ट्रेड ऑफ्स, कि जी कोई एक चीज़ दूसरी, कोई एक रिस्क को कवर करने के लिए दूसरा रिस्क है, या एक रिस्क इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि उसके दूसरे इम्पैक्ट्स हैं। जैसे हमने बताया था कि हम इसलिए कार्बन इंटेंसिव प्लांट इमीडिएटली बंद नहीं कर रहे हैं कि उसका सीरियस सोशल इम्पैक्ट है ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑन कम्युनिटी। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ें तो बताएंगे। या एक रिस्क है तो करस्पॉन्डिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है, हमने इसकी भी बात की थी कि एक तरफ तो मैं एज अ बैंक ये सोचता हूँ कि जी ये कार्बन इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहा हूँ, ये मेरी अगर इसकी बंद करता हूँ ये रिस्क है, मेरी फाइनेंसिंग कम होगी। दूसरी तरफ फ़ायदा क्या है कि मैं ग्रीन फाइनेंसिंग कर सकता हूँ, मैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स को सब्सिडाइज कर सकता हूँ, और गवर्नमेंट उसके लिए अगर कोई सब्सिडी दे रही है तो सबसे सब्सिडाइज लोन फाइनेंसिंग दे रही है, जैसे एक्सपोर्ट रिफाइनेंस स्कीम होती है या अदर, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और अपनी इनकम वहाँ से कवर कर सकता हूँ या पोर्टफोलियो को वहाँ से कैचअप करा सकता हूँ। फिर ऑफ कोर्स ये सारी बातें करते हुए बिजनेस मॉडल के और उसके इम्पैक्ट या स्ट्रेटजी या डिसीजन मेकिंग करेंगे, उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, तो ये इम्पैक्ट्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट साथ साथ बताने हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट रेवेन्यू, कैश फ्लो, बैलेंस शीट पे भी इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पीएनएल एंड कैश फ्लो, और इन्वेस्टमेंट कैपेक्स का क्या इम्पैक्ट है ये भी आपने बताना है, ये हमने पढ़ा है। फिर हमने ये पढ़ा था कि आप क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से एग्जेम्पशन मिल सकती है। देखें वर्ड क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव से कोई एग्जेम्पशन नहीं है। क्वांटिटेटिव से एग्जेम्पशन मिल सकती है दो पे, या तो आप कहें कि जी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ये है ही नहीं, जो मैं इम्पैक्ट पॉसिबल नहीं है मेरे लिए सेपरेटली आइडेंटिफाई करना, या इतनी अनसर्टनिटी इन्वॉल्व है, यूं कहिए कि जी मैं जो एस्टिमेट दूंगा वो रिलायबल ही नहीं होगा, तो इससे बेहतर है कि वो एस्टिमेट ना दिया जाए। या दूसरा कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, वी डोंट हैव द स्किल सेट एंड द रिसोर्सेज टू डू सो। हर आईएफआरएस ये कहता है कि अनड्यू कॉस्ट ना लगनी चाहिए इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने में। अनड्यू कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन ड्यू कॉस्ट तो लगेगी ना। जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप बताएंगे कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब अगर आप ये इन दो रीज़न में से किसी एक रीज़न की वजह से आप इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव नहीं दे पा रहे, तो एक्सप्लेन करेंगे क्यों क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्या रीज़न था, और फिर प्रोवाइड करेंगे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, वो उसी एग्जम्पशन नहीं है, और एटलीस्ट रेफरेंस कर देंगे कि भाई इसकी वजह से मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगी, या ग्रॉस मार्जिन कम हो जाएगा, या नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, या मेरे फलाने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे इम्पेयरमेंट आएगी। कितनी आएगी आई कैन नॉट असेस, बट लेकिन ये वैल्यू ऑफ द एसेट है, इसमें इम्पेयरमेंट आ सकती है। तो वो सब टोटल्स, वो रेफरेंस तो दे दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, एंड प्रोवाइड अगर पॉसिबल है तो कंबाइंड दे दें, ये जो जनरली नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और रेफरेंस टू दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स जो इम्पैक्ट होंगे वो जरूर देने, उससे एग्जेम्पशन नहीं है। फिर स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस आपने जब ये कर लेते हैं तो आखिर में आप ये भी बताते हैं कि मेरी रेजिलियंस क्या है, कि मेरी स्ट्रेटजी इसकी बेसिस पे एम आई एबल टू एडजस्ट टू अनसर्टेनिटीज फ्रॉम रिस्क और नॉट।
Is my strategy resilient enough that it is giving me enough time and cushion to absorb the shocks of those risks? तो इसमें मैं क्वालिटेटिव और साथ ही जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा क्वांटिटेटिव असेसमेंट दूंगा अपनी रेजिलियंस का। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, सिनेरियो एनालिसिस या सेंसिटिविटी टेस्ट्स करते हैं। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब ये है कि मल्टीपल सिनेरियोज पे आप बताते हैं, जैसे हमने एक आध एग्जांपल में देखा क्लाइमेट ट्रांजिशन के टिपिकली 3 सिनेरियो होते हैं। ऑर्डरली ट्रांजिशन हो जाए, यानी आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट सारी ऐसा इकोसिस्टम दें कि 2025 तक नेट ज़ीरो सब हो जाए। ऑर्डरली सिचुएशन होगी, आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट्स भी इकोसिस्टम दे रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये ट्रांजिशन होगा टुवर्ड्स नेट ज़ीरो। रेगुलेशन आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिक्ट होंगी, ग्रेजुअली होगा। एक डिसऑर्डरली है कि पहले कुछ नहीं हुआ, अचानक से 2035 में 40 में सबको याद आ गया, अचानक से टैक्सेस लगा दिए, अचानक से लॉ पास कर दिया कि कोई इमिशन ये नहीं करेगा, इस इंडस्ट्री को बंद कर दो, इतनी इमिशंस कम कर दो, इतने टैक्सेस लगा दो। नी जर्क रिएक्शन, डिसऑर्डरली ट्रांजिशन भी हो सकता है। और तीसरा हॉट एयर, मतलब उसका एक सिनेरियो था, यानी जिसमें हैफ अ हैजर्ड वो ऐसा ना हो और हम वो नहीं कर पाए, ट्रांजिशन ही नहीं कर पाए, ये वाला सिनेरियो। तो इस तरह के सिनेरियोज आप बनाते हैं या सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं कि अच्छा अगर कार्बन टैक्स मुझ पे $50 पर टन लग जाए तो क्या होगा, 75 लग जाए तो क्या होगा, $100 लग जाए तो क्या होगा, उसके क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। इस तरह का सेंसिटिविटी टेस्टिंग करते हैं अपनी रेजिलियंस चेक करने के लिए कि इतने हद तक का शॉक हम बर्दाश्त कर सकते हैं और इस वाले सिनेरियो में ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, इसमें कम इम्पैक्ट है। तो इस तरह की सिनेरियो टेस्टिंग होती है रेजिलियंस जब आप चेक करते हैं, योर एबिलिटी टू बाउंस बैक, एब्जॉर्ब एंड बाउंस बैक। ये हो गया क्विक रिवीजन जनाब। अब हो गया मेरा काम खत्म, अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। इज एवरीबॉडी विथ मी? कोई शक सवाल है यहाँ तक तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आपका है टेस्ट एग्जैक्टली, और आप करेंगे आंसर, मैं करूँगा इन क्वेश्चंस को। एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस विच एन एंटिटी कांट बी रिन्यूड। इट इज, अगर तो ये टिपिकल सिर्फ लाइसेंस टू ऑपरेट है, ठीक है, तो ये रेगुलेटरी रिस्क है। यस, इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ सस्टेनेबिलिटी रिस्क, यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन योर ऑपरेशंस एंड इट इज ऑल्सो अ रेगुलेटरी रिस्क। सस्टेनेबिलिटी के अंदर एक रेगुलेटरी रिस्क है, ये तो रेगुलेटरी रिस्क आर पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिस्क। तो yes, you can classify it then. अच्छा, पेटेंट्स की तो एक फिक्स लाइफ होती है और वो फिक्स लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वो जेनरिक हो जाते हैं। अगर उसकी वजह से, अगर आप समझते हैं कि आपका पेटेंट कोई खा जाएगा या इस तरह का कोई इशू है, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन पेटेंट की एक फिक्स लाइफ होती है, आपको पता होता है, और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वो आपका सस्टेनेबिलिटी रिस्क, आप यूँ कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिवली सस्टेनेबिलिटी रिस्क तो नहीं है वो, लेकिन ये कह सकते हैं कि जब पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बाद यानी आपकी ओवरऑल एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का वो ज़रूर हिस्सा है कि जब आपकी पेटेंटेड प्रोडक्ट्स जेनरिक बन जाती हैं तो उसमें कंपटीशन आ जाता है। अच्छा जी, हाँ, अगर ये है कि पेटेंट का कोई रिन्यूअल वाला एलिमेंट है और वो पेटेंट रिन्यू ना होने का ख़तरा है, देन यू कैन, और वो रिन्यू हो भी सकता है, रिन्यू नहीं भी हो सकता, वो एक अलग एलिमेंट है, वो रेगुलेटरी रिस्क में, सस्टेनेबिलिटी रिस्क में क्लासिफाई हो जाएगा। अगर उसकी एक फिक्स लाइफ है जिसके बाद वो ख़त्म हो रहा है तो वो नहीं है सस्टेनेबिलिटी रिस्क। जी, ऑडिटर का जब ऑडिट सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस उस पर रिपोर्ट देगा तो उसका वो रिस्क तो होगा। अगर तो नहीं, ऑडिट तो खैर आपके कैश फ्लो को इम्पैक्ट नहीं करेगा ना, ऑडिट तो सिर्फ आइडेंटिफाई करके देता है अगर कोई आपका लैप्स हुआ है, तो ऑडिट इज़ नॉट अ सस्टेनेबिलिटी रिस्क, क्योंकि ऑडिट ऐसा नहीं है, वो तो अगर कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ आपने लॉ की है जो है ना, वो तो एक नॉन कंप्लायंस लॉ की है, उसकी कोई पेनल्टी लगनी है, वो एक अलग एलिमेंट है। लेकिन ऑडिट बजाते खुद एक रिस्क, सस्टेनेबिलिटी रिस्क नहीं है।
ऑडिट सिर्फ आइडेंटिफाई करता है, हाँ अगर कोई आपकी लॉ की नॉन कंप्लाइंस है और उसकी वजह से कोई कैश फ्लो रिस्क आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था HR के एलिमेंट्स में, तो वो सस्टेनेबिलिटी रिस्क होता है। और वो भी अगर, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं चूंकि HR की कंप्लाइंस नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझ पर पेनल्टी लगेंगी, ये सस्टेनेबिलिटी रिस्क है। जनरली यू डोंट कॉल दैट अ सस्टेन। हाँ, अगर आपकी वैल्यू चेन में थर्ड पार्टीज हैं, ये तो आप एडमिट कर रहे हैं खुद कि मैं लॉ की नॉन कंप्लाइंस कर रहा हूँ और उस नॉन कंप्लाइंस की वजह से मुझ पे रिस्क आ रहा है। हाँ, लेकिन थर्ड पार्टी अगर कोई सर्विसेज हैं सप्लाई चेन में वो आपको दे रहे हैं, वो जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आज आप लॉ की नॉन कंप्लाइंस नहीं कर रहे तो आप ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में लॉ की नॉन कंप्लाइंस नहीं करूंगा तो ये रिस्क आएगा। वो तो आपको आज फिक्स करनी है, वो आज ही खत्म हो गई, ठीक है ना। वो आपके फ्यूचर उसकी एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट्स आने ही नहीं चाहिए, वो आज ही आपको लॉ की कंप्लाइंस कर लेनी चाहिए। हाँ, आपके सप्लाई चेन में अगर कोई इस तरह के रिस्क हैं कि आपने कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज ली हुई हैं, वो HR की नॉन कंप्लायंस करेंगी, उसका कोई रिस्क है, तो यस दैट्स अ सस्टेनेबिलिटी रिस्क। इज दैट ओके Zain? Does this answer your question? Audit is not a sustainability risk. पेटेंट्स एंड लाइसेंस रिन्यू टाइम पे ना हो, ये अगर रिस्क है, दैट कैन बी अ सस्टेनेबिलिटी रिस्क। यस, एक्सपायरी ऑफ रूट्स इफ दे आर नॉट, उन रूट्स के अगर परमिट्स आपके पास अगर रिन्यू नहीं हो रहे तो दैट कुड बी अ सस्टेनेबिलिटी रिस्क। यस, बिल्कुल सही है। इज दैट ओके? आगे बढ़े। अच्छा जी, अब आइए जनाब, हमारा पहला क्वेश्चन है सीमेंट एंड को, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको रीड कर रहा हूँ और आप, I'll give you 2-3 minutes to think over it and then share with me your solution and then we will discuss. सीमेंट को लिस्टेड, पहले हम 2-3 आसान क्वेश्चन से चलते हैं फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में जाते हैं। सीमेंट को लिस्टेड पाकिस्तानी सीमेंट मैन्युफैक्चरर डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग इन इट्स 2004 सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट अंडर स्ट्रेटजी। क्या? We face sustainability related risk from carbon pricing regulations and water scarcity. Our strategy includes shifting to alternative fuels and investing in water cycling. We expect these measures to reduce cost by 10% over the next decade. कह रहे हैं हम फेस कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी रिस्क फ्रॉम कार्बन प्राइसिंग एंड वाटर स्कार्सिटी। Our strategy includes shifting to alternative fuels and investing in water recycling. We expect these measures to reduce costs by 10% over the next decade. Our business model relies on limestone mining in water-stressed regions. Our board reviews climate strategy annually. Identify what are the missing or incorrectly disclosed elements as per strategy pillar. बताइए। जनाब, अब आप यू टेक योर कपल ऑफ मिनट्स और उसके बाद अपना आंसर मुझे बताएं। बहुत ही आसान सिंपल सा है कि मोटे मोटे अभी हमने सारा रिफ्रेश किया, वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं स्ट्रेटजी के जो मिसिंग है। हाँ जी, लिखते जाइए चैट में, व्हाट डू यू थिंक इज मिसिंग एंड व्हाट डू यू थिंक इज नॉट अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड, बताते जाएं मुझे। कितने रिस्क बताएं इसने यहाँ? 2 रिस्क हैं, एक कार्बन प्राइसिंग और दूसरा वाटर स्कार्सिटी। क्या बताना चाहिए इस रिस्क के बारे में जो उसने नहीं बताया? हाँ जी दोस्तों, रिस्क के इम्पैक्ट्स बताने चाहिए ना इसको।
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे, 3 टाइम होराइजन पे उसके इतने रिस्क इम्पैक्ट बताना है ना कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं बिजनेस पे भी, मॉडल पे भी और वैल्यू चेन। इस पे बताया इसने हमें? कुछ भी नहीं बताया इसने कहा ये रिस्क है, ये और ये रिस्क हैं। हाउ आर दी रिस्क इम्पैक्टिंग माई बिजनेस मॉडल, व्हाट आर देयर इम्पैक्ट्स? रिस्क के इम्पैक्ट्स नहीं बताए, ठीक है। इसके कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी नहीं बताए हमें, बिजनेस मॉडल इम्पैक्ट्स भी नहीं बताए, साथ में इसके कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी नहीं बताए, ये भी नहीं बताया ओवर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। फिर स्ट्रेटजी क्या कहती है कि कहाँ रिस्क आर कंसंट्रेटेड, रिस्क की कंसंट्रेशन ये भी नहीं बताई इसने हमें, ये भी मिसिंग है। ऐसा ही है ना भाई, उसने बाद ये बताया, फिर शुरू हो गया स्ट्रेटजी पे। बिफोर गोइंग टू स्ट्रेटजी you need to identify what are the impacts on short, medium and long term on business model, value chain impacts क्या हैं, फिर financial, उसी के साथ साथ अंदर financial impacts क्या हैं उसके, कि जी ये कार्बन प्राइसिंग क्या करेगी, मेरी कौन सी कॉस्ट बढ़ाएगी, मेरी प्रोडक्ट की सेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ाएगी, वाटर स्कार्सिटी से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, मेरी प्रोडक्शन ख़राब होगी, मेरी सप्लाई चेन ख़राब होगी, क्या उससे होगा, यू नो। अच्छा, मैं स्ट्रेटजी है मेरी कि मैं अल्टरनेट फ्यूल्स पे जाऊंगा और वाटर रिसाइकलिंग करूंगा, ओके, कैसे करूंगा, व्हाट इज दिस इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजी बताई है लेकिन स्ट्रेटजी का डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट नहीं बताया, डिसीजन मेकिंग नहीं बताया कि भाई मैं कोई कैपेक्स करूंगा इसके ऊपर, अल्टरनेटिव फ्यूल्स के लिए क्या करूंगा, मैं वाटर रिसाइकलिंग पे मैं क्या करूंगा, मैं वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाऊंगा, क्या इन्वेस्टमेंट करूंगा इसके ऊपर, अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे कैसे जाऊंगा, मैं सोर्स करूंगा अल्टरनेटिव फ्यूल्स की बिजली, खुद लगाऊंगा सोलर और प्लांट, क्या करूंगा मैं, और उससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10% ओवर द नेक्स्ट होगी, उसकी कैपिटल इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसकी डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट्स क्या हैं, और वो जो मैं पैसा वहाँ लगाऊंगा वो कहीं से ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। तो दूसरी कौन सी चीज़ें छोड़ूंगा जो यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, ये कोई बात इसने हमें नहीं बताई। फिर कहीं हमारे पास इस स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस का भी जिक्र नहीं है कि भाई मैंने कोई सिनेरियो टेस्टिंग की या नहीं की, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही पैथेटिक किस्म का डिस्क्लोजर है जिसमें उसने कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी। तो ये पहला क्वेश्चन जो कि सिमेंटन को है, इसमें ना उसने हमें शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म यानी टाइम होराइजन्स डिफाइन करने हैं कि उसका पीरियड क्या है, उस पर इम्पैक्ट्स क्या हैं, बुनियादी बात वो नहीं बताई, बिजनेस मॉडल, वैल्यू चेन पे क्या इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, उस होराइजन्स में कहाँ रिस्क की कंसंट्रेशन है, फिर मेरी जो स्ट्रेटजी उसको एड्रेस करने के लिए वो स्ट्रेटजी कैसे इन रिस्क को एड्रेस करेगी, कार्बन प्राइसिंग रेगुलेशन को किस हद तक अल्टरनेटिव फ्यूल करेंगे, वाटर साइकिलिंग किस हद तक करेगी, और क्या डिसीजन उसकी बेसिस पे हैं, कैपेक्स हैं, मैं कोई एक प्लांट बंद करूंगा, मैं कोई नया प्लांट लगाऊंगा, या एग्जिस्टिंग प्लांट में वाटर साइकिलिंग बेहतर करूंगा, सप्लायर्स की वाटर साइकिलिंग बेहतर करूंगा, क्या करूंगा मैं, और मेरी स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस क्या है, मैंने कोई सिनेरियो टेस्टिंग की नहीं की, कुछ नहीं बताया। तो ये सारी मोटी मोटी मिसिंग बातें हैं, 4 इसने कही, हमने उससे ज़्यादा कहीं, रिस्क इम्पैक्ट नहीं बताए, टाइम होराइजन्स डिफाइन नहीं किए, इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन ओवर द होराइजन्स नहीं बताए, फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स नहीं बताए, इसमें रिस्क की कंसंट्रेशन नहीं बताई, स्ट्रेटजी का डिसीजन मेकिंग पे क्या लिंक है और फिर उसके करस्पॉन्डिंग क्या इम्पैक्ट्स हैं ये भी उसने हमें नहीं बताया, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है ये नहीं बताया, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस कैसे अचीव हुई है, क्या सिनेरियो एनालिसिस टेस्टिंग हुई है ये भी नहीं बताया। इज दैट ओके? यहाँ तक बात समझ में आ रही है हमें? बिल्कुल सही। स्पेसिफिक टाइम होराइजन मोहम्मद अनवर, इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं बताई, रेजिलियंस नहीं बताई, एग्जैक्टली आपने यू हैव हिट द नेल, मोटी मोटी बातें आपने सारी कही। अब आइए नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वो क्या है, एग्रीकॉप। अच्छा जी, एग्रीकॉप इज एन एग्री बिजनेस कंपनी, ये डिस्क्लोज कर रही है क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स affects our supply chain through unpredictable rainfall. Our business depends on smallholder farmers in Punjab and Sindh. We have invested in drought resistant seeds. The effects on our financial position are not separately identifiable, so we have not quantified them. Required क्या है बताइए, as per
IFRS S1, what information about business model and value chain is missing? What is the justification for not providing quantitative information? ये valid है? और क्या alternate disclosure होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बताइए जी। तो ज़रा इस पे सोचें, इसी पे नोट करें, मुझे बताएं what is missing और अपना आंसर लिखें। Take a couple of minutes and then we will discuss. जी बताइए, क्या बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन से मुतालिक क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है? यस। टाइम होराइजन, यस। पहली बात तो बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन के इम्पैक्ट ही नहीं बताए। देखें, अगर स्ट्रेटजी में अगर मैं मोटा मोटा एक स्केड्यूल बनाऊं कि हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो कि हमें हर एक केस में चाहिए, ये तो टाइम होराइजन से यहाँ लिख देते हैं। M for medium, और देन लॉन्ग टर्म, राइट। हमें इम्पैक्ट्स बताने ऑफ ईच रिस्क या अपॉर्चुनिटी ऑन उसके बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन इम्पैक्ट। इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? बिजनेस मॉडल पे, वैल्यू चेन पे। फिर हमें बताना है कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क कहाँ है, वेयर इन द बिजनेस मॉडल देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क। फिर हमने स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग बतानी है, ओवर दिस पीरियड क्या हमारी स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग है और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्या डिसीजंस हैं हमारे, स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी की बेसिस पे क्या डिसीजंस हैं और उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं ओवर दिस होराइजन। और ये सारी बातें करते हुए हमें फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी चाहिए, राइट। और फिर हमें चाहिए स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस आखिर में, राइट। अब बिजनेस मॉडल से रिलेटेड हमें ये पता, पहले तो हमें ये पता हो कि अच्छा ये मेरी सप्लाई चेन को इम्पैक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज थ्रू अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल। कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल से क्या होगा? रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, मतलब क्या ख़राब हो जाएंगी क्रॉप्स, क्या ड्रॉट आ जाएगा तो उससे मेरी प्रोडक्शन हिट होगी, मेरी सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे होगा क्या? सप्लाई चेन जब इम्पैक्ट होगी तो क्या होगा, एक्सप्लेन नहीं किया गया ना, इफेक्ट, सही इम्पैक्ट नहीं बताया गया। सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो जाएगी अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल। अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल कैसे होगी? क्या मेरी अपनी प्रोडक्शन है, मैं सप्लायर्स, मैं डिपेंड करता हूँ, उसने कहा मैं स्मॉल होल्डर फार्मर्स पे, ओके, उन फार्मर्स के साथ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल में क्या होगा कि प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगी, जिसकी वजह से मेरी जो है वो प्रोडक्शन इम्पैक्ट होगी, या मेरी सप्लाई चेन की कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि मैं अल्टरनेटिव सोर्सेज करूंगा, क्या मुझे इन्वेंट्री के बफर्स बढ़ाने पड़ेंगे, या मेरी प्रोडक्शन ही अल्टीमेटली हिट हो जाएगी, यानी मेरे प्रोडक्शन वॉल्यूम्स ड्रॉप हो जाएंगे। क्या होगा इससे? और शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, यानी मेरे अपने बिजनेस मॉडल पे इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या मेरे कस्टमर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट है, और ओवर द 3 टाइम जोन्स कुछ नहीं बताया। ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन है पार्ट ए के हिसाब से। तो व्हाट वी विल से दैट द इम्पैक्ट on business model of this unpredictable rainfall, how is it going to impact? Is it going to increase my cost? Is it going to disrupt my production? Is it going to increase supply chain timelines? For that I need to increase inventory buffers. What are the current and future financial impacts over short, medium and long term? कुछ नहीं बताया। फिर मेरे सप्लाई चेन पे मेरे फार्मर्स को ये कैसे हिट करेगी, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएंगी, या उसकी वजह से मैं उनको सीड्स देता हूँ, ये तो बात की स्ट्रेटजी है, लेकिन उसकी वजह से होगा क्या, मतलब उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन वॉल्यूम्स डाउन हो जाते हैं, उनकी क्रॉप्स तबाह हो जाती हैं, सो मुझे सप्लाई नहीं मिलती, मेरी प्रोडक्शन इफेक्ट होती है। कोई खुल के बात नहीं बताई गई।
दैट इज इम्पॉर्टेंट। सप्लाई चेन और उसके इम्पैक्ट्स मिसिंग है प्रॉपर, और शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन्स में तो बिल्कुल नहीं बताया गया, ना उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स बताए गए। फिर उसने कहा है कि मैं फाइनेंशियल पोजीशन, इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल पोजीशन आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। ओके, आपकी बैलेंस शीट के इम्पैक्ट्स नहीं है, लेकिन बाकी कोई फाइनेंशियल इफेक्ट्स हैं वो भी नहीं है करंट, सो वी हैव नॉट क्वांटिफाइड देम। ओके, अगर आपने ये क्वांटिफाई नहीं किया क्योंकि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो फिर क्या कहती है, जो कि अनवार ने भी कहा, ये आईएफआरएस क्या कहता है कि आप क्वालिटेटिव इम्पैक्ट्स तो बताएं, कि भाई क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स अगर नहीं बता सकता तो क्वालिटेटिव ये जो मैंने इम्पैक्ट्स बताया कि मेरी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो सकती है बाय दिस परसेंटेज, मेरी सप्लाई लाइन टाइम लाइंस बढ़ सकती हैं बाय दिस, मुझे अल्टरनेटिव सोर्सिंग में जाना पड़ेगा जिसकी मेरी इतनी कॉस्ट होगी, और मेरे कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स है जो इम्पैक्ट होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगी, मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा, क्या होगा इफेक्टिवली, मेरी इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, कौन से लाइन आइटम इम्पैक्ट होंगे, ये तो बताना ही बताना है। अगर हमने जब हम बात कर रहे थे, अगर क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिसिंग भी है तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको फिर भी देनी है, और ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन से लाइन आइटम्स इम्पैक्ट होंगे। इससे आपकी खुलासी नहीं है, देयर इज नो एग्जम्पशन फ्रॉम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ये बात कर रहे थे ना हम, ये वही आ गई स्लाइड। डिस्क्लोजर ऑफ लिमिटेशन, एक्सप्लेन व्हाई क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, वो तो उसने थोड़ा सा कर दिया कि उसने कहा इफेक्ट्स आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, थोड़ा सा ये बताएं व्हाई दे आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, वो भी नहीं बताया। लेकिन चलें, ये नहीं बताया प्रोवाइड, ये तो मैंडेटरी है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो देनी देनी है, और रेफरेंस टोटल्स एंड सब टोटल्स दैट मे बी इम्पैक्टेड, ये तो बताना ही बताना है। तो इस वजह से ये डिस्क्लोजर इनकम्प्लीट है और अनएक्सेप्टेबल है। जी, मैं स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस की एग्जांपल आपको देता हूँ, अभी आते हैं, कहाँ गए, हाँ, अच्छा, अब यहाँ क्या आप करेंगे, यहाँ बताएंगे कि जी इस क्लाइमेट कि हमारा रेनफॉल कितना होगा, उसकी कोई मेट डिपार्टमेंट के कोई सिनेरियोज होंगे कि अगली बार इतनी इंच की रेन हो सकती है या इतने मिलीमीटर की रेन हो सकती है, उससे इतनी इम्पैक्ट ऑपरेशन हो सकते हैं। तो मैंने मल्टीपल सिनेरियोज में उनको टेस्ट किया, अगर इतना डिस्ट्रप्शन हो गई बिकॉज ऑफ दिस तो इससे ये होगा, इतना हो गया तो इससे ये हो गया, उतना हो गया तो इससे ये होगा। एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा सिनेरियोज को आपने टेस्ट करना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। जैसे भी आगे आएगा, मैं अभी इस और एग्जांपल्स में स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस आएगी तो हम आपको बताएंगे मजीद इस पे। और जैसे अगर हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन अगर आप देखें इसमें स्ट्रेटेजी भी की भी कोई ढंग की इंफॉर्मेशन नहीं दी। वी हैव इन्वेस्टेड इन ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स। ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स तो रेनफॉल ना हो या कम हो उसको कुछ हद तक ड्रॉट सिचुएशन को हैंडल करेगी। ज़्यादा रेनफॉल हो गया तो क्या होगा, क्या रिस्क है, अनप्रिडिक्टेबल है ना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी मीन्स बोथ, या बहुत हैवी रेनफॉल हो जाए वो भी क्रॉप्स को तबाह करती है, या बिल्कुल बारिश ही ना हो, पानी ना हो तो भी क्रॉप्स को इंडेंजर्ड हो जाती हैं। और तो ये आप कर रहे हैं, इससे कितने हद तक आप इस इशू को काउंटर कर पा रहे हैं ये भी नहीं बताया। तो इफेक्टिवली आपने ये पूछा नहीं हमसे, लेकिन अगर हम आप वैसे डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी कैसे हेल्प कर रही है टू मिटिगेट रिस्क, ये भी नहीं है, और उसके डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट क्या है, हमने इन्वेस्ट किया है ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स में, कितना इन्वेस्ट किया है, उससे क्या आउटकम आएगा, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमने नहीं बताया। इतना तो मुझे पता ही होगा ना कि मैंने इन्वेस्ट किया तो कितनी अमाउंट इन्वेस्ट किया, ये क्वांटिफिकेशन तो मैं कर ही सकता हूँ, या मैंने कितने फार्मर्स तक को ये सीड दिया है वो तो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, वो भी इन्होंने नहीं बताया यहाँ। तो ये हो गई हमारी दूसरी एग्जाम्पल। अब आइए एक तीसरी इसी तरह की छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं। देखिए मैं इससे ना अभी कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर कर रहा हूँ कि आप कैसे मिसिंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्या आप थोड़े यूज टू हो जाए इनसे। फिर हम थोड़े बड़े सिनेरियोज करेंगे, एग्जाम क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन 3 पे आइए आप। एनर्जी पीएलसी, एन इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी, प्रोवाइड्स फॉलोइंग स्ट्रेटेजी डिस्क्लोजर्स। और उसने डिस्क्लोजर दिया है, गवर्नेंस का डिस्क्लोजर दिया है, द बोर्ड ओवरसीज क्लाइमेट स्ट्रेटेजी, ट्रांजिशन रिस्क फ्रॉम पॉलिसी चेंजेस। रिस्क हमारे क्या है, 2 रिस्क हैं, पॉलिसी चेंजेस एंड फिजिकल रिस्क। बिजनेस मॉडल, और पावर प्लांट में भी स्ट्रेंथेंड, ये इसका बिजनेस मॉडल इम्पैक्ट है। फाइनेंशियल इफेक्ट उसने ये दिया है, और रेजिलियंस के बारे में एक जुमला लिख दिया, वी आर रेजिलियंट ड्यू टू अवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब आप बताएं व्हाट आर दी क्रिटिकल मिसिंग आइटम एज पर दी स्ट्रेटेजी डिस्क्लोजर, व्हाट इज मिसिंग, मुझे बताइए।
मिसिंग का सोच के ना आपको एक क्लैरिटी आ रही है कि मुझे स्ट्रेटजी में क्या डिस्क्लोज करना है, व्हाट इज दैट दे हैव मिस्ड आउट। क्या बस इतना बहुत है कि रिस्क लिख दिया, बिजनेस मॉडल लिख दिया, इफेक्ट लिख दिया, रेजिलियंस लिख दी, बस 4 हेडिंग डाल के एक एक जुमला लिखना, इज दैट ओके? डज दिस सफाइस द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS S1 स्ट्रेटजी पिलर? नो। तो फिर क्या मिसिंग चीजें हैं वो जरा लिखें। अब देखें, याद हो रही है ना? अब ठक से आपने कहा टाइम होराइजन, हमने 2-3 बार डिस्कस किया, अब आपको बिल्कुल जहन में बैठ गया टाइम होराइजन, अब तो हम हमारे दिमाग में बैठ गया है। इतनी बार ये हम चीज़ें रिपीट करेंगे। जब मैंने कहा था कि आपको ख्वाब खरगोश से भी कोई उठाए तो आप उठ के बोलेंगे हाँ 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 मैं गैप बताता हूँ, हाँ हाँ मैं मिसिंग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, मुझे सब पता है, मुझे याद है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स, ओके। और क्या मिसिंग है? बाकी दोस्त भी बताए ना भाई। जिदैन साहब कहाँ चले गए? क्वेश्चन पूछ के गायब हो जाते हैं ये। मेरा ख्याल है ये सिर्फ एक आध क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। जी बताइए, गैप रिपोर्ट में क्या मिसिंग आइटम्स मिल रहे हैं आपको? इसमें क्या कहता है स्ट्रेटेजी का डिस्क्लोजर फॉर ईच सस्टेनेबिलिटी, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी? क्या बताना है? अभी ऊपर हमने बनाया था ना चार्ट। यस, 2 रिस्क बताए इसने कहा एक ट्रांजिशन रिस्क है। ट्रांजिशन ये है कि जब तक हम लो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स या इकोनॉमी पे जाएं, वहां तक पहुंचने तक हमारे जो है ना वो क्या रिस्क है कि कार्बन टैक्स लग जाए, ठीक है, इमिशंस के और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स आ जाएं, इमिशंस कंट्रोल के, कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं। जो हमने बातें की थी पिछली क्लास में वो यहाँ लिंक हो रही है। ट्रांजिशन रिस्क कहलाते हैं ना। ट्रांजिशन रिस्क को हमने डिफाइन किया था फ्रॉम पॉलिसी चेंज। फिजिकल रिस्क फ्रॉम साइक्लोन्स, ये दूसरा रिस्क है। पहले बताना है क्या कि भाई ये मेरे रिस्क के, ये दोनों रिस्क के लिए अलग अलग, पहले तो उसने दोनों रिस्क के लिए अलग अलग बात ही नहीं की है, हमें नहीं पता। ये इसके लिए सिर्फ बताया, इम्पैक्ट सिर्फ थोड़ा सा जो बताया है वो क्लाइमेट पॉलिसीज की वजह से। कौन से क्लाइमेट ट्रांजिशन की वजह से, फिजिकल साइक्लोन्स के रिस्क की वजह से, किस रिस्क की वजह से ये स्ट्रैंडेड होंगे। स्ट्रैंडेड तो होते हैं जो कि फंसे हुए एसेट्स फंस सकते हैं, बिकॉज आज एक रेगुलेशन आ जाए कि जनाब अब इंटरनल कंबस्टन जो है ना वाली इमिशन वाली गाड़ियाँ गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रही है और जनाब ईवीज पे गवर्नमेंट जा रही है, तो पता चले जी आपके 1-2 प्लांट जो कि फुल कैपेसिटी पे चल रहे थे अब उनकी डिमांड ही कम हो गई, या गवर्नमेंट ने बहुत इंसेंटिवाइज कर दिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को और हैवी ड्यूटीज़, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगा दी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पे, तो ऑटोमेटिकली आपका पेट्रोल डीजल इंजन की गाड़ियाँ बनाने वाला जो प्लांट है वो एक स्ट्रैंडेड एसेट हो जाएगा जिसपे इम्पेयरमेंट बुक करनी पड़ेगी, फंस जाएगा, वो उतनी प्रोडक्शन नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो क्या उसकी वजह से है या ये बिकॉज कि भाई साइक्लोन की वजह से मेरा एसेट तबाह हो जाएगा, किस वजह से है? तो दोनों रिस्क के लिए अलग अलग बताना है। बिजनेस मॉडल इम्पैक्ट भी और वैल्यू चेन इम्पैक्ट भी। वैल्यू चेन इम्पैक्ट भी नहीं बताया कि मेरे सप्लायर या कस्टमर्स का क्या रिस्क है, ये नहीं बताया। और कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क का है नहीं बताया। रिस्क ओवर 3 टाइम पीरियड्स बताना चाहिए, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, ना शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म उन्होंने टाइम होराइजन डिफाइन किया, ना उस पर इम्पैक्ट्स बताए। ठीक है, ये जो हम ऊपर सारी बातें कर रहे थे वही बात हो गई ना कि 3 शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, 3 हमें जो है वो होराइजन्स पे हमने बताना है इम्पैक्ट ऑफ ईच, बिजनेस मॉडल पे भी, वैल्यू चेन पे भी क्या इम्पैक्ट है और उसके करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है, कॉस्ट क्या का इम्पैक्ट क्या है, स्टैंडर्ड एसेट्स है तो उसकी इम्पेयरमेंट का इम्पैक्ट अगर है पॉसिबल तो क्या है, यू नो। अब इन स्टैंडर्ड एसेट्स की बेसिस पे क्या हमारे पास कोई इम्पेयरमेंट आ सकती है या नहीं, राइट? तो ये भी नहीं बताया। रिस्क बता दिया, रिस्क के इम्पैक्ट्स नहीं बताए, ना इम्पैक्ट बताए और शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म, ना फाइनेंशियल इम्पैक्ट बताए। फिर स्ट्रेटजी तो बताई नहीं भाई, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, हाउ एम आई गोइंग टू
जो है ना एड्रेस दीज रिस्क, इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, व्हाट इज दी स्ट्रेटजी, कुछ नहीं बताया. पावर प्लांट बिकम स्ट्रेटजी, वी एस्टिमेट 20% अंडर अ नेट जीरो, वी आर रेजिलिएंट. व्हाट इज दैट वी आर प्लानिंग टू डू, व्हाट इज दी स्ट्रेटजी, उसके लिए क्या डिसीजन मेकिंग है, कौन सा कैपिटल एलोकेशन कर रहे हैं, उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, ओवर कितने पीरियड आएंगे, क्या होगा, ये भी नहीं बताया. फिर ये रेजिलियंस का बिल्कुल इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर है. आप बताएंगे उसमें क्या कहता है कि रेजिलियंस आप टेस्ट करेंगे, बताएंगे कैसे असेस की. जस्ट बिकॉज आप कहेंगे कि मेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मेरी 6 बिजनेस लाइंस हैं, मेरी एक बिजनेस लाइन इम्पैक्ट होगी. वैसे तो आपने बताया भी नहीं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क कहाँ है, लेकिन मेरी एक लाइन खत्म होगी तो मैं बाकी मेरी 6 लाइनें हैं तो बस मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी मैं स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है. यू कांट से दिस. स्टैंडर्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगता है स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस की. क्या मांगता है, उसने कहा इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ असेसमेंट वाज कैरिड आउट, कैसे किया है आपने, कैसे आपने असेस किया है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको करेगा, क्या सिनेरियो एनालिसिस किया है आपने, क्या सेंसिटिविटी टेस्टिंग की है आपने, कुछ नहीं बताया आपने. और उसके बगैर स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस टेस्ट नहीं होती. तो भाई ये भी इनकरेक्ट है, ये भी मिसिंग है. इज दैट ओके यहाँ तक. इम्पैक्ट ऑन सप्लाई चेन, यस. ट्रांजिशन रिस्क इम्पैक्ट, ये सारी बातें अनवार हमने कर ली. तो ये तो कोई बहुत ही बेकार और बहुत ही सिंप्लीफाइड किस्म का है जिससे हमें IFRS S1 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही. ये ऑडिटर इसको उठा के फेंक देगा जब इसकी एश्योरेंस करेगा. इसी तरह के डिस्क्लोजर्स आते थे दुनिया में जब भी S1 आया है, कि जिसकी मर्जी थी कोई कुछ लिख देता था कि भाई हम यूँ हो जाएंगे, हमारा इतना बिड्डा बढ़ जाएगा, कोई सर पैर नहीं होता था. क्वांटिफिकेशन कहीं जहाँ मर्जी आई वहाँ क्वांटिफिकेशन कर दी, जहाँ मर्जी अच्छी नहीं लगी वहाँ नहीं की, और अल्फाजों में आर्टिकुलेशन में घुमा दिया. इसी को ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन हशिंग कहते थे. अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी, बुरी बुरी चीज़ें को क्वान्टिफाई नहीं किया, आधी इन्फॉर्मेशन दी आधी नहीं दी. यू नो, सो S1 इसीलिए आया है कि उसने इन्फॉर्मेशन के पैरामीटर्स बताए कि फॉर ईच, पहले तो कौन सी, जैसे अभी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन सा रिस्क, हमने इसकी बात की है कि आना चाहिए, फिर उसमें क्या डिस्क्लोज होना चाहिए स्ट्रेटजी में, फिर वो पूरे पूरे गवर्नेंस में क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट में क्या. अभी एक और टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस एंड टारगेट्स. मैट्रिक्स और टारगेट्स, कौन से मैट्रिक्स और कौन से टारगेट्स, कैसे आप कौन से मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, उसके क्या टारगेट बनाए हैं, ये हम पढ़ेंगे. ये एक और फिर हमारा पिलर है जो चौथा सुतून है स्ट्रेटजी के बाद. जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैट्रिक्स एंड टारगेट्स ही हैं. और गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट तो ये बताता है कि ये प्रोसेस मॉनिटर कैसे हो रहा है. एनीवेज, सो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन Q4. अब इसमें थोड़ा बेहतर डिस्क्लोजर है. अब हम पहले तो हम बड़ी आसानी से इश्यूज आइडेंटिफाई कर रहे थे, अब इसमें देखते हैं हम कैसे अपने इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं. मैं रीड कर रहा हूँ इसको. ट्रांस ग्लोबल एनर्जी इनकॉर्पोरेशन, अ डाइवर्सिफाइड एनर्जी मल्टीनेशनल विद फॉसिल फ्यूल एंड रिन्यूएबल एसेट्स अक्रॉस 15, दोनों तरह के इसके पास एसेट्स हैं, फॉसिल फ्यूल के भी हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के भी हैं, अक्रॉस 15 कंट्रीज. इसने 2025 की अपनी IFRS S1 बकौल इसके अलाइंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें स्ट्रेटजी के बारे में ये बातें लिखी हैं. TG रिकॉग्नाइजेस क्लाइमेट ट्रांजिशन रिस्क एज मटेरियल. ओके, आवर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स पिवटिंग 50% ऑफ आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रिन्यूएबल्स व्हाइल रेस्पॉन्सिबली मैनेजिंग द डिक्लाइन ऑफ आवर हाइड्रोकार्बन. आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोकार्बन को कम करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 40% यहाँ लगा रहे हैं. वी फेस फिजिकल रिस्क फ्रॉम सी लेवल्स at our coastal refineries and transition risk from carbon pricing in EU and Canada. We conducted a resilience assessment using IEA announced pledges scenario, which assumes all current national climate pledges are met. Under this scenario, our oil and gas EBITDA declines by 18% by 2035, 10 साल में, while renewables EBITDA grow होगा 300% से. We are on track to meet our scope 1 and scope 2 reduction target of 45% by 2035. 2020 हमारी बेसलाइन है. Our board reviews climate strategy quarterly. ये टारगेट्स की बात है. जब हम मैट्रिसेस एंड टारगेट्स पढ़ेंगे तो ये उसमें हम देखेंगे कि ये एडिक्वेट है या नहीं है, लेकिन स्ट्रेटजी के डिस्क्लोजर के आस्ते से अभी हम असेस करेंगे इसको. Our board reviews climate strategy quarterly. Financial planning incorporates a shadow carbon price of $80. We have identified potential impairment of 2.4 billion in stranded assets under a net zero scenario.
Our value chain analysis shows concentrated water risk in our Middle East operations and our supply chain dependencies on Chinese solar panel manufacturers. You are an IFRS S1 specialist. मुबारक हो आप ये सब्जेक्ट पढ़ के IFRS S1 स्पेशलिस्ट डिक्लेयर हो गए। अब बताइए मेमो आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल ओमिशंस एंड शॉर्टकमिंग्स। आप अपने पास एक कागज़ पेन लें, उस पर लिखें या ऐसी पे टाइप करें कि मोटी मोटी क्या आपको क्रिटिकल ओमिशंस एंड शॉर्टकमिंग्स इसमें लग रही हैं। जी सारी चीज़ें अब ज़रा take 2 to 4 minutes and then write down all that comes to your mind that is missing and then we will discuss it. आपके ज़हन में क्या आता है, क्या क्या मिसिंग है, वो सब लिखें और फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। ज़ीशान आप भी बताएं क्या इशू है, क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है। पहले तो आइडेंटिफाई करें कितने रिस्क इसने बताए अभी यहाँ में। एक ये हमें बता रहा है क्लाइमेट ट्रांजिशन रिस्क, क्लाइमेट ट्रांजिशन के रिस्क हैं। ओके, वो रिस्क रेगुलेटरी हो सकते हैं, ठीक है। फिर फिजिकल रिस्क भी है, इससे रिलेटेड वाटर स्ट्रेस लेवल का रिस्क बताया। फिजिकल रिस्क उसने यहाँ बताया, फिजिकल रिस्क फ्रॉम सी लेवल राइज एट आवर कोस्टल रिफाइनरीज, ट्रांजिशन रिस्क अराइजिंग फ्रॉम कार्बन प्राइसिंग इन EU एंड कनाडा। ओके, और फिजिकल रिस्क है हमारे पास कोस्टल रिफाइनरी के। फिर सप्लाई चेन का रिस्क है, डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज सप्लायर। ओके, अब इन रिस्क का मेरे बिजनेस मॉडल और सप्लाई और मेरे वैल्यू चेन पे इम्पैक्ट क्या है ये नहीं बताया, इसकी वजह से क्या हो रहा है। भाई ये रिस्क है, ये तो सबको पता है, चलो एक रिस्क है, कार्बन प्राइसिंग आ जाएगी तो क्या होगा, मेरी कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या मेरी सेल कम हो जाएगी, इसकी वजह से सी लेवल की वजह से क्या मेरी रिफाइनरी की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, मेरी प्रोडक्शन सीरियसली इम्पैक्ट हो जाएगी, नंबर ऑफ डेज जो अवेलेबल मेरी फैक्ट्रीज रहती हैं रिफाइनरीज वो नहीं रहेंगी, कितना प्रोडक्शन लॉस है, या मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डाउन टाइम बढ़ेगा, क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा। सप्लाई चेन डिपेंडेंसीज, चाइनीज पे भी अगर मैं डिपेंडेंट हूँ सोलर पैनल के लिए तो क्या मेरी कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। मेरे पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लायर नहीं है तो क्या रिस्क है, कॉस्ट इंक्रीज का रिस्क है, टाइमली मुझे मेंटेनेंस या सपोर्ट नहीं मिले ये रिस्क है, क्या रिस्क है। पहले तो रिस्क नहीं बताया, फिर वो रिस्क कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है ओवर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में, रिस्क ऑन द बिजनेस मॉडल क्या है और फिर उसको कैसे मैनिफेस्टेशन उसकी हो रही है, शॉर्ट टर्म में वो क्या है, मीडियम में क्या है, लॉन्ग में कितना है वो, और उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स क्या है। पहली जो बुनियादी बात है वही नहीं बताई और हौश पौश तरीके से उसकी कंसंट्रेशन को भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया, सिर्फ ये बताया कि मिडल ईस्ट ऑपरेशन में ये कंसंट्रेशन है, ये कंसर्ट वैल्यू चेन में ये मेरी कंसंट्रेशन वाली बात इसने बताई है, लेकिन रिस्क के इम्पैक्ट्स और वो भी प्रॉपर्ली नहीं बताया है कि कितने मेरे मिडिल ईस्टर्न ऑपरेशंस हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑपरेशंस जिन पर रिस्क कंसंट्रेटेड है। जैसे हमने अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में देखा था कि 35% ऑफ माय प्रोडक्शन इज इम्पैक्टेड, या ऑपरेशंस 40%, कितनी मेरी सोर्सिंग है जो चाइनीज सप्लायर्स पे डिपेंडेंट है, 80% है वो 90% है, ये भी नहीं बताया।
तो पहले तो रिस्क के इम्पैक्ट्स ऑन बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेंज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो और वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो रिस्क क्या है, बल्कि वो शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म में कैसे हैं। शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म को डिफाइन करना, उसमें बताना कि वो इम्पैक्ट मुझे कैसे करेंगे, पर उनकी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज भी। प्रोडक्शन डाउन टाइम होगा 15%, जिससे क्या होगा, जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट ये होगा कि मेरा इतना रेवेन्यू कम हो जाएगा, मेरी फिजिकल रिस्क की वजह से मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिजिकल डैमेज हो सकता है, जिसकी पोटेंशियल कॉस्ट ये है। आज की तारीख में ये है एंटिसिपेटेड, ये है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म, राइट। ये नहीं बताया। फिर उसने ये बताया कि मैं, फिर दूसरे आता है मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मेरी स्ट्रेटजी उसने क्या बताई कि जी आर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स पिवटिंग 40% ऑफ आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रिन्यूएबल्स। 40% ऑफ कैपिटल, व्हाट डज दैट अमाउंट, इज दैट अमाउंट, और उसकी बेसिस पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना परसेंटेज रिन्यूएबल्स का मेरा प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स क्या है कि मेरी इमिशंस कितनी कम हो जाएंगी, मेरी अपने फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी कितनी कम हो जाएगी, और कितनी मेरी रिन्यूएबल्स एज अ परसेंटेज ऑफ माय टोटल ऑपरेशंस बढ़ जाएगा। ये भी नहीं बताया। यानी स्ट्रेटजी के डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट्स जो ये हैं उसकी अमाउंट वो भी नहीं बताई, ठीक है। और रिन्यूएबल्स पे जब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी रिस्क कैसे एड्रेस हो रहा है, उसके इम्पैक्ट्स क्या है, ये भी नहीं बताया। जैसे हमने एक दो एग्जांपल में देखा था ना, उन्होंने कहा जी मैं इतनी कैपेक्स करूंगा जिसकी वजह से मेरी इतनी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, मेरा इतना परसेंटेज ऑफ रिस्क कम हो जाएगा, और मेरी डेप्रिसिएशन के भी इम्पैक्ट्स आएंगे। कुछ नहीं बताया ये। तो स्ट्रेटजी का डिसीजन मेकिंग का प्रॉपर लिंक और उसके इम्पैक्ट्स, और वो भी नहीं बताया उन्होंने। फिर आ गया आपका सिनेरियो एनालिसिस। इसने रेजिलियंस के लिए सिनेरियो एनालिसिस तो किया है, लेकिन सिर्फ एक सिनेरियो की बात की है। सिनेरियो एनालिसिस में हमने पहले भी कहा था, सिनेरियो एनालिसिस का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा सिनेरियोस, ताकि अनसर्टेनिटी को आप हैंडल कर सके। अनसर्टेनिटी, अगर एक ही सिनेरियो तो अनसर्टेनिटी क्या है, आप ये कह रहे हैं यही होगा, तो अनसर्टेनिटी तो ख़त्म हो गई ना, यूँ समझें। अनसर्टेनिटी का मतलब है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और इस सिचुएशन में मैं ऐसे प्रिपेयर्ड हूँ, इसमें मैंने दोनों सिनेरियोज में या तीनों सिनेरियोज में टेस्ट करके देख लिया है, और वर्स्ट सिचुएशन में मैं इतना इम्पैक्टेड हूँ। इसे कहते हैं कि आप अनसर्टेनिटी के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। ये थोड़ी है कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ ये होगा और उसमें यूँ होगा, तो फिर अनसर्टेनिटी कहाँ गई। अनसर्टेनिटी तो ये है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, एटलीस्ट दो तो सिनेरियो हो, आइडियली 3 सिनेरियोज आप करते हैं। तो आप ये कहेंगे कि एक सिनेरियो की असेसमेंट से बात नहीं बनती भाई। तो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस भी प्रॉपर आपने टेस्टिंग, उसकी भी असेसमेंट सही नहीं की। डज दिस मेक सेंस? ये मैं मोटी मोटी बातें आपको जो है ना बार बार इन एग्जांपल्स के थ्रू रिमाइंड करा रहा हूँ स्ट्रेटजी पिलर्स की। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपके जहन में स्ट्रेटजी पिलर के की एलिमेंट्स जहन में बैठ जाएं। फिर इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होनी है, फिर इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे, राइट। लेकिन अभी एटलीस्ट हम ये अंदाज़ा हमें हो रहा है कि हाँ, जब हम पढ़ के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये इनकम्प्लीट है, तो क्यों इनकम्प्लीट है और क्या मिसिंग एलिमेंट्स है। मोटी मोटी बातें तो पता चल रही हैं। ये अनवार इतनी बात पता चल रही है, जीशान जैन इतनी बात पता चल रही है हमें। देखिए ना, इन्होंने कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं बताया। अगर क्वांटिटेटिव एक सिर्फ बताया, सिर्फ ये 2.4 बस, उसके अलावा कोई उसने इम्पैक्ट नहीं बताया हमें। मतलब हमें रेवेन्यू, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ये इम्पैक्ट भी, इन्वेस्टमेंट प्लान, ये 4 बातें कहता है क्वांटिटेटिव में। और अगर क्वांटिटेटिव नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट क्वालिटेटिव बता के लाइन आइटम्स में बताएं कौन कौन से लाइन आइटम्स होंगे। एग्जैक्ट अमाउंट या रेंज नहीं दे सकते तो ये बता दें कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इम्पैक्ट होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है ना। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में क्या मांगता है आपसे वो, क्वांटिटेटिव में इम्पैक्ट ऑन रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट कैश फ्लो यानी P&L एंड कैश फ्लो, इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। और अगर ये नहीं दे सकते तो फिर क्वालिटेटिव होती है एटलीस्ट। तो यहाँ तो उन्होंने पूरी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी।
जी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे इस एग्जाम्पल से, और यस आपके जहन में बात बैठ भी जाएगी, मेमोराइज भी आपको हो जाएंगी चीज़ें, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये सब लॉजिकल बातें हैं, बहुत ही लॉजिकल स्टैंडर्ड है। टेक्स्ट पढ़ के तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या है ना, सीम्स लाइक जर्मन, बट व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग इट देन यू से इट्स ऑल वेरी वेरी रीजनेबल। वो कहते हैं रिस्क बताएं, वो रिस्क अब वो है ही वो मटेरियल रिस्क जो कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा, और आप कह रहे हैं वो कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा, एक्सेस टू कैपिटल को करेगा, एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स करेगा, तो उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स होंगे, मटेरियल रिस्क ही वही है। तो बताएं उसके क्या इम्पैक्ट है बिजनेस मॉडल पे, वैल्यू चेन पे, और फिर उसको 3 होराइजन्स में बताएं। वो कह रहा है शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। फिर बताएं उसके बाद कि अच्छा साथ ही उसके जब बिजनेस इम्पैक्ट्स बता रहे हैं कि प्रोडक्शन लॉस होगा या कॉस्ट बढ़ेगी, तो साथ में उसकी अमाउंट्स भी क्वांटिफाई करके फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बताएं, और जहाँ जहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक हो सकता है लिंक करें। जब ये बता देंगे तो लॉजिकल ये है कि अब इसको एड्रेस कैसे कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ये है कि मैं रिन्यूएबल्स पे जाऊंगा, लेकिन वो कहता है यहाँ तक नहीं, उसकी आगे स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग पे क्या है, यानी आपकी एसेट एलोकेशन, कैपिटल बजटिंग एलोकेशन पे क्या है। मैं फलानी फैक्ट्री बंद कर दूंगा, अच्छा कोई फैक्ट्री बंद करेंगे, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कोई नई सर्विस लॉन्च करेंगे, यू नो। तो स्ट्रेटजी और फिर स्ट्रेटजी का कॉन्सिक्वेंस डिसीजन मेकिंग क्या है और उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स क्या होंगे ये बता दें, बड़ी लॉजिकल बात हो गई। फिर उसके बाद वो कहता है कि फिर स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस ही बता दें कि अब आपने तो ये कर रहे हैं, लेकिन आप 2-3 सिनेरियोज, 2 या 2 से ज़्यादा सिनेरियोज एटलीस्ट इन्विजन करें, बताएं कि आपकी स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस कितनी है, अनसर्टेनिटी को आप कैसे हैंडल करेंगे, सिचुएशन आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो या डिफरेंट सिनेरियो में हो तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका आपके ऊपर, आपके EBITDA पे, P&L पे, कैश फ्लोस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है, इट्स ऑल वेरी लॉजिकल एंड सीक्वेंस्ड। अब आ जाए एक और एग्जांपल करते हैं, बायोफार्मा ग्लोबल। बायोफार्मा ने अपने डिस्क्लोजर दिया है, और आज की क्लास तो हम डेडिकेट ही हमने कर दी स्ट्रेटेजी की एग्जांपल्स पे। 4 एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, 5वीं एग्जांपल, बायोफार्मा ग्लोबल, a Swiss based pharmaceutical company with manufacturing in Pakistan, India and Brazil, discloses following information in its integrated report। क्या डिस्क्लोज किया उसने, क्लाइमेट चेंज पोजेस रिस्क और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। फार्मास्यूटिकल की कोल्ड सप्लाई चेन होती है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल तरीके से मेडिसिन जाती हैं, एंड वाटर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, 2 चीज़ों को वो इम्पैक्ट करेगा क्लाइमेट चेंज। ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर ऊपर नीचे होंगे तो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स आपकी इम्पैक्ट होंगी, उसकी कॉस्ट इम्पैक्ट होगी, और वाटर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है तो वाटर स्कार्सिटी उसको भी इम्पैक्ट करेगी। Our strategy focuses on water recycling, okay, target 50% reduction in fresh water withdrawal by this 2030 and transitioning to renewable energy at all major sites by 2040। We assess our resilience using a proprietary pharma climate resilience index। ये हमारी proprietary, हमने खुद ही बनाई हुई है, अपनी बनाई हुई है, एक इंडेक्स बनाई हुई है, और उस पर हमारा 78 का स्कोर आ गया है। क्या है 78 का स्कोर? दिस इंडेक्स कंसिडर, इंडेक्स क्या करती है, कंसिडर करती है वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग रेगुलेटरी चेंजेस भी, फिजिकल रिस्क भी, सप्लाई चेन रिलायबिलिटी, सारी चीज़ों को करके हमने एक अपना स्कोर बनाया है। 78% हमने अपने आप को मार्क्स दे दिए, खुद ही हमारा इंडेक्स है प्रोप्राइटरी, और उस पर खुद ही अपने आप को असेस कर रहे हैं। आप फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स 15% की कंटिजेंसी रखते हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, और हमारी रेजिलियंस इस तरीके से है कि हमने एक कंटिजेंसी बफर रखा हुआ है, ओके। Our business model depends on consistent active pharmaceutical ingredient production, API production कहलाती है, which requires stable temperatures and water availability। Climate variability in South Asia could disturb 30% of our this। ठीक है। We define short term as 1 to 3 years, medium as 4 to 10 years, long term as 11 to 30, consistent with our R&D planning। Quantitative financial impacts cannot be estimated due to high measurement uncertainty regarding future climate impacts and regulatory responses। Again सवाल क्या है, as a sustainability reporting consultant hired by Biopharma's audit committee, मुबारक हो, क्वालिफाई होते ही आप एक ज़बरदस्त हाईली पेड कंसल्टेंट बन गए। ऑडिट कमेटी ने कहा आए आए हमें बताएं, आए आए हमें बताएं, क्या बताएं हमें, आप कंसल्टेंट हैं, आप हमारे मुशीर हैं, हमारे मुशीर बने,
और हमें एडवाइस करें, बताएं कि इसमें हमारे डिस्क्लोजर्स IFRS 1 की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। स्पेसिफिकली बताएं अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रेजिलियंस की असेसमेंट जो है, वैलिडिटी ऑफ द क्लेम दैट क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, क्या ये बात सही भी है। आइडेंटिफाई व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी बातें ज़रा लिखें और फिर इसको डिस्कस करते हैं 5 मिनट में। यू हैव गॉट 3 to 4 minutes अगेन एंड आइडेंटिफाई। नोट करें, ज़रा गौर से पढ़ें क्या गिवन है, क्या मिसिंग पार्ट है। अगेन लॉजिकल सीक्वेंस से चले। रेजिलियंस में मिसिंग है क्वांटिटेटिव इन्फो, अल्टरनेट सिनेरियो एनालिसिस। ओके, और बताएं, नोट करते जाएं, लिखते जाएं, सब बताएं। क्वांटिटेटिव तो बताया उन्होंने, ये 78 out of 100। इज दैट इनफ? टाइम डिफाइन किया है बट फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स अराउंड टाइम होराइजन नहीं बताए। ओके, सही है। व्हाट एल्स? दिस इज नॉट इनफ, ये तो उनका अपना इंडेक्स है, बिल्कुल सही है। गुड। अब ये थोड़ा सा एग्जाम स्टाइल हमने किया है इसको। अब ये आपको सिर्फ एक फीलर दे रहे हैं और आपकी नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि इस तरह का डिस्क्लोजर आए तो आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई तो कर सकें मिसिंग क्या है स्ट्रेटजी में। फिर इसकी ड्राफ्टिंग, फिर इसका अगर कहा जाएगा नेक्स्ट डे कि जी आप करेक्टेड डिस्क्लोजर ड्राफ्ट करके दें एग्जाम्पल, तो वो सब सीखेंगे हम। क्वांटिटेटिव इन्फो मस्ट बी गिवन। ओके, वो कह रहा है ना क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड ड्यू टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, वो एग्जाम्पशन है ना। फिर क्या बताना चाहिए? जब क्वांटिटेटिव नहीं होता तो क्वालिटेटिव इन्फो बतानी चाहिए। और क्या बताना चाहिए कि कौन से लाइन आइटम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट होंगे, एटलीस्ट ये बताना चाहिए, राइट। क्वांटिटेटिव नहीं बता सकते तो क्वालिटेटिव बताएंगे, ये ना। Provide qualitative information referencing totals and subtotals that may be impacted। कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इम्पैक्ट होगी, PPE की बुक वैल्यू इम्पैक्ट होगी, मार्जिन इम्पैक्ट होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, सोर्सिंग का सप्लाई जो हम सोर्सिंग कर रहे हैं कॉस्ट वो बढ़ेगी, क्या होगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट। हाँ जी, तो स्टार्ट करें, डिस्कस करना। एनालाइज द एप्रोप्रिएटनेस, पहले आता है रेजिलियंस असेसमेंट की बात कर रहा है वो। देखिए रेजिलियंस असेसमेंट जब भी आप करते हैं तो जब आप कोई अपना प्रोप्राइटरी टूल करेंगे, आगे जाके हम देखेंगे कोई भी एंटिटी स्पेसिफिक, तो उसको आप बताएंगे कि वो उसकी कंपोजिशन में क्या, किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है इसकी 100 में से स्कोरिंग का क्या क्राइटेरिया था, किसकी क्या वेटेज थी, ठीक है, कहाँ से आपने ये ड्राइव की। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि तो आपकी अपनी है कैसे। और 78 से मतलब क्या है, व्हाट डज 78 मीन, इज इट गुड, इज इट बैड, इज इट वेरी गुड, इज इट वेरी बैड, व्हाट डज इट शो। ये रेजिलियंस क्या बता रही है, ये 78 क्या बता रहा है, मैं इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये नहीं पता हमें, यू नो। सो इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस फॉर अ यूजर। डिसीजन रेलेवेंट कोई बात है ही नहीं। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे इस पे, यानी मेरे फाइनेंशियल इफेक्ट्स क्या हैं, मुझे कुछ नहीं पता। इसका कैसे कैलकुलेट हुई है मुझे ये भी नहीं पता। 78 कैसे ड्राइव हुआ है, 100 की अपनी कंपोजिशन क्या है, इसमें कह रहा है वेरियस फैक्टर्स आते हैं, किस फैक्टर की क्या कंपोजिशन है एग्जैक्टली डोंट नो। और फिर असेसमेंट अगर होती है पहले तो मल्टीपल सिनेरियोज में होती है, यू नो, तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट सिनेरियोज की प्रोबेबिलिटी वेटेज ली गई है या एक ही सिनेरियो की बेसिस पे है, ये भी हमें नहीं पता।
कौन कौन से सिनेरियो कंसिडर किए गए, हमें ये भी नहीं पता। तो इफ़ेक्टिवली ये हमारे लिए यूजलेस है। और ये 15% कंटिंजेंसी, इससे ठीक है आपने डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन इससे मेरी रेजिलियंस टेस्टिंग नहीं हो रही। सो रेजिलियंस टेस्टिंग में अप्रोप्रिएटनेस इसकी, इट इज इनअप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, it doesn't share what does it mean, it doesn't show how it has been calculated, it doesn't show how many scenarios have been considered, how uncertainty has been accounted for। तो वो जो सिनेरियो है कि how are you well prepared to handle uncertainty वाली जो बात है वो उसमें एड्रेस ही नहीं हो रही। तो पहला शॉर्ट आंसर टू दिस इज दिस। दूसरा, चूंकि आपका प्रोप्राइटरी है, आप ही कर रहे हैं दुनिया में, तो बताएं ये इंडेक्स से कैलकुलेट होता है, तो उसके बताता है ना ये कंपोनेंट्स हैं, उसकी ये वेटेजेस है, और इस स्कोर का मतलब ये है, हमारे हिसाब से इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये कुछ नहीं बताया। फिर बताएं वैलिडिटी ऑफ क्लेम्स एट क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इफेक्ट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। इट्स अ बिग फार्मा कंपनी, राइट, जिसके इतनी कंट्रीज में ऑपरेशन है, जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बना रही है। हाउ इज इट पॉसिबल कि उसके पास अपनी वाटर कंजम्पशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि एक मेजर रिस्क है, ठीक है। ये और इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे ये इसको नहीं पता, ये कैसे मुमकिन है। मतलब पहली बात तो ये है क्या भाई उसकी, और दूसरा उसके पास वो कह रहे हैं ना वो वाटर रिसाइकलिंग, हमने टारगेट रखा हुआ है 50% रिडक्शन करेंगे फ्रेश, तो वाटर विड्रॉल आप मेजर ही नहीं कर रहे, तो टारगेट रिडक्शन का कैसे है, ये ना कितनी वाटर कंजम्पशन आप कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये वाटर के एक्सपेंसेस, वाटर की अनअवेलेबिलिटी के क्या इम्पैक्ट होंगे प्रोडक्शन पे। आप कह रहे हैं 30% प्रोडक्शन आपकी इम्पैक्ट होगी, तो उसका करस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, हाउ कैन यू नॉट मेजर इट। तो अगर मैं इस नज़र से देखूं तो कहूँगा कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी हो तो कहे कि मैं क्वान्टिफाई नहीं कर सकती, तो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये आप एक फार्मा एंटिटी हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड होती है, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग वहाँ हो रहा होता है, तो ये 30% अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इम्पैक्ट हो रही है साउथ एशिया में, ये आपने आइडेंटिफाई किया है, तो उसका करस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्वान्टिफाई कैसे नहीं कर सकते आप, पॉसिबिलिटी का आज की तारीख में क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बात करें वैल्यूएट वैलिडिटी, ये वैलिडिटी हम जो है उसकी ये ठीक नहीं है। अब बताएं व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी देयर। अब हम आते हैं कि इन्फॉर्मेशन इसने दी क्या है। इसने हमें दी है कि दो रिस्क हैं हमारे। इसने कहा है एक कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स क्लाइमेट चेंज की वजह से, और वाटर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग के, और बिजनेस मॉडल के पर्सपेक्टिव से इसने बताया है कि जी मुझे कंसिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए स्टेबल टेम्परेचर्स चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए। तो वाटर अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से मेरी प्रोडक्शन इफेक्ट होती है, मेरी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी जो मैं अपने इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस करता हूँ, मेरे प्रोडक्शन प्रोसेस 30% तक इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, मेरी लॉजिस्टिक्स की वजह से वैल्यू चेन इम्पैक्ट क्या है ये नहीं बताया इसने मुझे, और मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है इस प्रोडक्शन की वजह से। अगर इतना ही होगा तो प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो जाएगी, तो उसके कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट्स क्या होंगे ये भी इसने नहीं बताया। तो इसने बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन पे पूरे इम्पैक्ट्स क्या है थोड़ा सा उसने बताया है, कंप्लीट नहीं बताया क्या इम्पैक्ट होंगे। वैल्यू चेन इम्पैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं बताया। कोल्ड चेन की वजह से होगा क्या, क्या मैं दवाई सही मैं अपने कस्टमर्स पे नहीं पहुंचा पाऊंगा, या मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या होगा ये भी नहीं बताया। तो मैंने बार बार इसमें लिखा है, दोबारा इसलिए नहीं लिख रहा कि मेरे ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना जो हमने एक दो बार लिखी है यहाँ। मुझे इम्पैक्ट चाहिए रिस्क और अपॉर्चुनिटी का अपने बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन पे, और तीनों टाइम होराइजन्स पे, ठीक है। कम से कम मैं ये इम्पैक्ट तो बताऊं, फिर उसकी फाइनेंशियल इफेक्ट की क्वालिफिकेशन। तो मैंने बिजनेस मॉडल पे भी पूरा इम्पैक्ट नहीं बताया, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिफाइन किया, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरी कितनी प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकती है, लॉन्ग टर्म में मेरी कितनी प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकती है, मेरी कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म जो मैंने टाइम होराइजन है उस पर भी मैंने पूरे इम्पैक्ट सही नहीं बताए, वैल्यू चेन इम्पैक्ट तो बताए भी नहीं। कंसंट्रेशन जो मैंने बताई है वो ये बताई है कि साउथ एशिया, चाहे साउथ एशिया मेरी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ये मेरी ओवरऑल, मैं तो एक बड़ी कंपनी हूँ जो पूरे इसमें ऑपरेट करता हूँ, तो मेरी परसेंटेज ऑफ ऑपरेशंस कितने को इम्पैक्ट कर सकता है। ये साउथ एशिया की में तो 30% होगी, साउथ एशिया खुद पूरे बिजनेस का क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है ये नहीं बताया आपने। तो एग्जैक्ट आपने
हमें सही इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं बताई, 30% तक बताई, दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, नॉट द कंप्लीट कंसंट्रेशन, ये भी नहीं बताई। और फाइनेंशियल इम्पैक्ट से बताया नहीं, जो कि क्लेम बिल्कुल भी ठीक हमें नहीं लग रहा। बड़ी कंपनी है और जो इतनी रिसर्च बेस उसके होराइजन हैं, 11 से 30 साल तक की भी एक रिसर्च पाइपलाइंस होती हैं इसकी, तो फिर इसके पास बेसिक डेटा कैसे नहीं है। फिर जो स्ट्रेटजी है मेरी, उस स्ट्रेटजी उसने फोकस किया वाटर रिसाइकलिंग। आज मैं कितनी कर रहा हूँ, 50% रिडक्शन मैं करूँगा विड्रॉल, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, रिन्यूएबल एनर्जीज का क्या इम्पैक्ट आएगा मेजर साइट्स पे, जो मैं कह रहा हूँ 2040 तक, उसका डिसीजन इम्पैक्ट क्या है, कितना कैपेक्स अलोकेट करूँगा उसको, उसकी वजह से मुझे कितनी बेनिफिट होगा। चलिए फाइनेंशियल तो नहीं, मैं कह रहा हूँ 50% रिडक्शन हो जाएगी वाटर विड्रॉल में, तो मेरे रिस्क को कितना कम करेगा। क्या मेरी ये 30% जो प्रोडक्शन कैपेसिटी डिस्टर्ब होने की है, उस वो 30% से कम होकर 10% हो जाएगी, 5 हो जाएगी, उसका कॉन्सिक्वेंशियल, फिर इसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने चाहिए, इफेक्ट्स बताने चाहिए, वो भी नहीं बताए। और रेजिलियंस की बात तो फिर हमने कर ली। तो इफेक्टिवली ये भी जो है ना इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर है एज पर एस1, और उसमें सिग्निफिकेंट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ये अनएक्सेप्टेबल है फ्रॉम एन ऑडिट टेस्ट में ये फेल हो जाएगा, ऑडिटर इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जब इसकी एश्योरेंस होगी कि दिस इज नॉन कंप्लाइंट ऑफ S1। हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये डिमांड करता है S1, आप लिखेंगे, आप बताएंगे कि हाँ मैंने इस S1 की पूरी कंप्लाइंस की है, तो कंप्लाइंस स्टेटमेंट आपकी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ऑडिटर कि आपने पूरी नहीं की। इसीलिए इसके साथ अश्योरेंस स्टैंडर्ड भी आया है कि भाई कोई इसकी अश्योरेंस भी करेगा। Is everybody with me? This is how you will rip apart a question for identifying सिनेरियो को आप एनालाइज करेंगे इन डिटेल कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या नहीं। अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत सारी जगलरी की है, लफाजी की है, लेकिन उसने क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिसिंग है। अब सिर्फ टाइम होराइजन बताए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि इस टाइम होराइजन में 1 to 3 ईयर्स में बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन पे क्या इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है, मीडियम टर्म पे क्या है, लॉन्ग टर्म पे क्या है, फिर जो स्ट्रेटजी की डिसीजन मेकिंग एलिमेंट है वो उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। ठीक है ना, 2030 का मतलब ये है कि ये मीडियम टर्म में आप इतनी रिडक्शन करेंगे, ओके, उसका कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट क्या आएगा, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट सेव होगी, डिस्ट्रप्शन कम होगी, तो मुझे क्या मिलेगा उससे, ये बातें नहीं बताई। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, अर्बन बिल्ड ग्रुप, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि आई थिंक दिस विल बी गुड इनफ फॉर टुडे। This is the 6th question we are doing on strategy disclosures, and in all we are trying to identify what is missing, what is not right, what should be done better. और इससे आई एम श्योर अब आपको स्ट्रेटजी पिलर के सारे सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स याद भी हो रहे होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहे होंगे। इज दैट ओके? तो मैं आगे बढ़ूं क्वेश्चन 6 पे, या कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है बायो फार्मा से, तो हम इसको पहले आंसर कर लें। गॉट इट। चलें जी आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं आज, ताकि आज हम आगे नहीं बढ़ते, आज हम इसी इंफॉर्मेशन अपनी स्ट्रेटजी वाले को कंसोलिडेट कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर मैट्रिक्स एंड टारगेट्स जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अर्बन बिल्ड ग्रुप, a Dubai-based construction and real estate developer with projects in Pakistan, UAE and Saudi Arabia, provides this strategy disclosure. Our sustainability strategy addresses risk related to green building regulations. वो कहता है मेरी स्ट्रेटजी, पहले ही स्ट्रेटजी पे आ गया, और रिस्क क्या है, ग्रीन बिल्डिंग रेगुलेशन के रिस्क क्या है उसको एड्रेस कर रही है। क्या रिस्क है, एक्सट्रीम हीट इम्पैक्टिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्टिविटी, रिस्क क्या है, मेरी स्ट्रेटजी एड्रेस कर रही है रिस्क को, कौन कौन से, ग्रीन बिल्डिंग रेगुलेशंस, कोई रेगुलेशंस आ जाएं, जैसे कार्बन टैक्स है, तो अगर आप कोई सही जो है ना कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, कार्बन इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उस पर कोई रेगुलेशंस आई होंगी, तो उसे ग्रीन बिल्डिंग रेगुलेशंस कह रहे हैं हम। एक्सट्रीम हीट इम्पैक्टिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्टिविटी ये दूसरा, एंड सप्लाई चेन एमिशंस ये तीसरा रिस्क है। वी हैव कमिटेड टू नेट जीरो बाय 2050 and are transitioning to low carbon concrete and steel. Okay. Financial effects for the reporting period include a $4.2 increase in costs due to carbon taxes in the UAE.
Anticipated effects include a 15% premium for building materials and potential delays in project approvals. Okay. Scenario analysis using NGFS hot house world. 3 NGFS की मैंने बात की थी पिछले उसमें भी, इसको हम आगे S2 में पढ़ेंगे तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अभी आपको इस पे ब्रेक डाउन नहीं कर रहा। ये भी एक फ्रेमवर्क है और ये फ्रेमवर्क 3 सिनेरियो देता है, ऑर्डरली ट्रांजिशन, डिसऑर्डरली ट्रांजिशन या हॉट हाउस वर्ल्ड सिनेरियो। 3 सिनेरियो, ये उसकी एक सिनेरियो की बात कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल कॉस्ट इंक्रीज ऑफ 8 to 12% फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाय दिस। अंडर एन ऑर्डरली ट्रांजिशन सिनेरियो वी फेस इंटरेस्टेड एसेट्स stranded assets for conventional buildings not meeting future efficiency standards. Our business model transformation involves shifting from conventional construction to green retrofitting services, which we expect to grow from 5 to 25% of revenue. The resilience of our strategy is demonstrated by a diversified portfolio across 3 regions and our early adoption of building information modeling for efficiency. You are a member of IFRS Sustainability Standards Implementation Group. Prepare a report. What potential disclosures are missing regarding financial effects? What connections between disclosures are required but not provided? What is scenario analysis disclose sufficient for resilience assessment or not? You have got again 5 minutes to review this. This is a relatively better than others. लेकिन इसमें भी क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं वो हमें बताइए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो you take 4-5 minutes to jot down your points and then we will discuss. अच्छा देखिए, ये दोनों एरियाज, ये और ये तो रेजिलियंस से मुताल्लिक है, सिनेरियो एनालिसिस ये और ये रेजिलियंस, ठीक है। बाकी अबाउट इफेक्ट्स है, बिजनेस मॉडल, वैल्यू चेन, फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स। जी आप नोट करते जाएं, टेक अ फ्यू मिनट्स, नोट करते जाएं अपनी चीज़ें, फिर हम डिस्कस करते हैं। मोटी मोटी बातें क्या आइडेंटिफाई की वो मुझे लिखते जाइए। यस और फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन एसेट सप्लाई चेन नहीं है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट सब्जेक्ट टू टाइम होराइजंस नहीं है, एडिक्वेट डिस्क्लोज्ड है, इम्पैक्ट्स एज पर रीजन्स नहीं है, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी नॉट फुली एक्सप्लेन्ड। यस मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा कोई मार्किंग करूँ तो आसान हो जाए। अच्छा जी, स्टार्ट करें। फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स आपको क्या बताने हैं? बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन के और स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग जो आप करेंगे उसके इम्पैक्ट्स बताते हैं ना। फाइनेंशियल इफेक्ट्स आप बताते हैं किस चीज़ के, और 3 होराइजन्स पे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में बिजनेस मॉडल एंड वैल्यू चेन, उस पे जो इम्पैक्ट्स हैं जब आप बताते हैं तो साथ साथ उसकी क्वांटिफिकेशन करते हैं। तो इसमें सिर्फ उसने एक चीज़ क्या बताया, 4.2 मिलियन, और कौन कौन से बताते हैं, करंट एंड एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड यही फ्यूचर के जो टाइम होराइजन्स में आपके पास आएंगे। तो उसने क्या है, 4.2 मिलियन की तो कॉस्ट बढ़ी है ड्यू टू कार्बन टैक्सेस। ओके, ये जो एक्सट्रीम हीट इम्पैक्टिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से क्या हुआ है, ठीक है ना। चलें, आप रेगुलेशंस की वजह से ग्रीन बिल्डिंग कोई रेगुलेशंस आई होंगी, उसका कोई होगा। पहले तो ये कनेक्टेड डिस्क्लोजर नहीं है कि इस ग्रीन बिल्डिंग रेगुलेशंस की वजह से कार्बन टैक्स आया है, जिसकी वजह से ये हुआ है। ओके, ये नहीं बताया। सप्लाई चेन, अच्छा ये सप्लाई चेन इमिजेंस का क्या इम्पैक्ट है, क्या ये कार्बन टैक्स में ये सारी चीज़ें शामिल हैं या सिर्फ आपकी अपनी है, वट एवर इट इज़, ये आपने नहीं हमें डिस्क्लोज किया। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट सिर्फ कॉस्ट के इम्पैक्ट हैं, ठीक है, और वो भी करंट है और वो भी कंप्लीट नहीं है। फ्यूचर के इम्पैक्ट शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म में इसके कोई इम्पैक्ट्स नहीं है। पहली तो ये हो गई, बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन के शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट्स नहीं है, और इम्पैक्ट भी सिर्फ करंट इम्पैक्ट है ऑफ ओनली वन एलिमेंट विच इज कार्बन टैक्स, अदर एलिमेंट्स का नहीं है। एंटिसिपेटेड इफेक्ट्स में आपने 15% प्रीमियम फॉर ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल, उसका क्या फाइनेंशियल इफेक्ट है, कितना ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल आप परचेज करते हैं, उसकी वजह से प्रीमियम जब आप भरेंगे तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट या मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, जो मेरी कॉस्ट है, और उसका मेरे P&L पे क्या इम्पैक्ट है, मेरे कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट है,
वो मुझे नहीं बताया। और मेरी अगर कोई फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है मेरी, यानी फाइनेंशियल एसेट्स अगर मेरे पास कोई ऐसे पड़े हैं जिन पे कोई इम्पेयरमेंट आनी है, कोई ऐसी चीज़ है, वो भी इसमें नहीं डिस्क्लोज्ड। फिर जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी क्या है जी? मेरी बिल्डिंग मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन व शिफ्टिंग फ्रॉम कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन से मैं ग्रीन रिट्रोफिटिंग सर्विसेज पे आऊँगा। ओके, तो मेरी इसकी ग्रोथ होगी, इसकी तो ग्रोथ होगी, लेकिन जो कन्वेंशनल आप काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, वो कितनी ड्रॉप होगी, उसका क्या इम्पैक्ट है? और इसको 5 to 25% ऑफ रेवेन्यू में बढ़ेगा, तो उसका अल्टीमेटली पीएनएल इम्पैक्ट क्या आएगा मेरा, ये हमें नहीं पता। तो यानी फ्यूचर स्ट्रेटजी के जो डिसीजन मेकिंग है, और ये करने के लिए फाइनेंशियल इफेक्ट में कहता है इन्वेस्टमेंट प्लान, कैपिटल अलोकेशन भी बताएं। तो मैं क्या कैपिटल अलोकेशन करूंगा जिससे मैं ये काम करूंगा, ये भी नहीं बताया। तो स्ट्रेटजी और डिसीजन मेकिंग में मेरे क्या उसके इम्पैक्ट्स आएंगे, वो भी नहीं बताया, इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं बताया, ये भी मिसिंग बात हो गई। तो पोटेंशियल डिस्क्लोजर फाइनेंशियल इफेक्ट्स के जो मिसिंग है, उसमें ये सारी बात आ गई। फिर आइए कनेक्शंस बिटवीन डिस्क्लोजर्स। तो रिस्क एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं और रिस्क मेरे बिजनेस मॉडल को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो कनेक्टिविटी भी नहीं है। पहली बात, बिटवीन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, एक रिस्क एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कि मैं ग्रीन रिट्रोफिटिंग सर्विसेज दूं, वो भी उन्होंने सही एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है ना, कि ये रिस्क है लेकिन साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी आई है। ये रिस्क ग्रीन बिल्डिंग रेगुलेशन, एक्सट्रीम हीट, सप्लाई चेन इमिशंस, ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, मेरी स्ट्रेटजी उनको तीनों को कैसे एड्रेस कर रही है, ये भी नहीं बताया। तो रिस्क और अपॉर्चुनिटी का, रिस्क का आपस में, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज का की कनेक्टिविटी नहीं है। मेरी स्ट्रेटजी मेरे रिस्क को कैसे एड्रेस कर रही है, ये भी नहीं है। बिटवीन द डिफरेंट पिलर्स के एक रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए जो स्ट्रेटजी अप्लाई की, स्ट्रेटजी का पिलर उसमें कैसे है। फिर मेरी गवर्नेंस और मेरी स्ट्रेटजी ये कैसे लिंक्ड है। मैंने ये तो कह दिया कि मैं 2050 तक ये लो कार्बन कंक्रीट और स्टील पे चला जाऊंगा, ओके, ट्रांजिशन करूंगा। फिर मैं दूसरा काम ये करूंगा, जब मैं ट्रांजिशन करूंगा, मतलब मेरी गवर्नेंस के हिसाब से मैंने अगर ये स्ट्रेटजी बनाई है, हु इज मॉनिटरिंग इट, उसके फिर आगे हम बात करेंगे कि हाउ इज दिस लिंक्ड विद ईच अदर बिटवीन द कंपोनेंट्स, और फिर इसका फाइनेंशियल साइड का जो कनेक्टिविटी है, ये सब मिसिंग है। तो कनेक्शंस होते हैं बिटवीन स्ट्रेटेजिक रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटी, वो भी मिसिंग है। उसकी जो विद इन स्ट्रेटजी पिलर के एक रिस्क मेरे बिजनेस मॉडल वैल्यू चेन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो कनेक्टिविटी भी मिसिंग है। मेरी स्ट्रेटजी मेरे रिस्क को कैसे एड्रेस कर रही है, वो कनेक्टिविटी भी मिसिंग है। और इसकी फाइनेंशियल इम्पैक्ट के साथ भी फुल कनेक्टिविटी मिसिंग है। तो ये कनेक्टिविटी की मिसिंग बात हो गई। कनेक्टिविटी में अगर आपको याद हो, हमने प्रिंसिपल्स, जब प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें हमने था कि हम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, फेयर प्रेजेंटेशन जब करेंगे तो रेलिवेंट होनी चाहिए, फेथफुल होनी चाहिए, फिर कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो आपको याद हो, हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, पहले स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पढ़े, फिर कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन में जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि इन्फॉर्मेशन जब रिपोर्ट होगी तो उसके अंदर ये सलाहियतें होनी चाहिए, उसमें कनेक्टिविटी थी, ये उसका सवाल है। फिर उसने तीसरी बात की, इज द सिनेरियो एनालिसिस डिस्क्लोज सफिशिएंट फॉर रेजिलियंस असेसमेंट। सिनेरियो एनालिसिस में इस बार इसने इतनी बात जरूर कर दी, इसने 2 सिनेरियोज की बात की है। इसने कहा एक हॉट हाउस वर्ल्ड सिनेरियो है, उसमें पोटेंशियल कॉस्ट ओके इंक्रीज इतनी हो रही है मेरी, और डल्डी ट्रांजिशन में वी फेस स्टैंडर्ड एसेट्स, लेकिन इसका फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं दिया, नॉट मीटिंग फ्यूचर स्टैंडर्ड, तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं है। उसका कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट क्या है, कितने स्टैंडर्ड एसेट्स होंगे, क्या उसके बाद मैं सर्वाइव कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, मेरे बिड्डा पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बैलेंस शीट पे क्या आएगा, ये नहीं बताया इसने। तो इसकी ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। फिर जो इसने ये बात की कि रेजिलियंस ऑफ आवर स्ट्रेटजी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस 3 रीजन्स एंड अर्ली दिस इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इस सिनेरियो में ये इम्पैक्ट है तो दूसरे सिनेरियो में ये इम्पैक्ट है। मुझे ये इम्पैक्ट्स बताना है रादर देन जस्ट सेइंग दैट आई हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ये हमने पहले भी बात की। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस में असेसमेंट में ये सफिशिएंट नहीं है। आपको ये बताना है कि आप यहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी, ओके,
and that is going to impact 8 to 12% of ultimately your margin, ये हम assume कर सकते हैं. Under an orderly transition आप stranded assets अगर face करेंगे तो वो कितने होंगे, उसकी क्या क्वांटिफिकेशन होगी, उसका P&L और बैलेंस शीट इम्पैक्ट क्या होगा. और आइडियली आपको एक तीसरा सिनेरियो भी इस NGFS के 3 सिनेरियोज हैं, हॉट हाउस, ऑर्डरली और डिसऑर्डरली ट्रांजिशन. अगर ऑर्डरली ट्रांजिशन ना हो वो भी फिर बताना चाहिए जब आप ये फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं. तो वो तीसरा सिनेरियो भी आपने नहीं बताया. तो ये बातें मिसिंग हैं इसमें. इज एवरीबडी विद मी? मोटी मोटी बातें मैं भी आपको याद करा रहा हूँ. अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उस लेवल पे आएंगे. आई मीन दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट फॉर अस. अ लॉट ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज आर आल्सो न्यू फॉर अस. तो मैं अगर ऐसे ही बम्बार्ड कर दूँ ना आपको अगर पूरे क्वेश्चन पे और बिल्कुल एक एक फाइन पॉइंट पे ले जाऊँ आपको, तो आपके लिए टू मच हो जाएगा. इसलिए मैं मोटी मोटी बातें, पहले आपने देखा कि मैंने बिल्कुल सिंपल सिनेरियो से स्टार्ट किया जिसमें कुछ भी नहीं था, उसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना आसान था. अब उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में है जिसमें इन्फॉर्मेशन है, अब उसमें से निकालना पड़ रहा है कि इतनी है इतनी नहीं है, यू नो. और फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अच्छा इसमें भी और फाइन लाइंस पे हम कैसे जाएंगे और रीड्राफ्टिंग अगर हमें करनी होगी तो कैसे करेंगे, ये सब सीखेंगे. आज की क्लास के लिए आई थिंक दिस इज गुड इनफ. दीज 6 क्वेश्चंस दे शुड हैव सॉलिडिफाइड जिन जिन लोगों ने क्लास अटेंड की है. आई एम श्योर आप लोगों को स्ट्रेटजी पिलर की जो है वो क्लैरिटी आ गई होगी. एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ इन ऑल दीज क्वेश्चंस? इस क्वेश्चन से बारे में या इसके अलावा भी आज हमने सिर्फ रिवाइज किया है स्ट्रेटजी पिलर को. जी अनवर, क्या रिक्वेस्ट है बताइए. क्या आपका माइक अनम्यूट कर दें? विल दैट बी हेल्पफुल? अस्सलाम वालेकुम सर. वाह अस्सलाम. जी अनवर बताइए. जी कैसे हैं सर? सबसे पहले सर आपको सलाम और आपकी सेहत के लिए दुआ. सर BFD के लिए ये था कि जो आपने टारगेट दिया था इस वीक के लिए लेक्चर्स का वो कवर नहीं हो पाए क्योंकि मैं एक US बेस्ड कंपनी में जॉब करता हूँ और हमारा ईयर क्लोजिंग जैन एंड पे होता है. ठीक है. तो मेरा ये था कि वो 29 लेक्चर्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा था. तो अगर हम नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा टाइम CFAB 3 को दे लें और BFD में थोड़ा होमवर्क कर लें. बिल्कुल ठीक है. तो हम ऐसा करेंगे कि हम पुराने जितने लेक्चर्स आपने देखे हैं हम सबको कहेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है वो डिस्कस कर लें और आगे की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी मुख्तसर बात कर लेंगे. तो आपको नेक्स्ट वीक के लिए जो है ना वो बर्डन और आपको जो होमवर्क मिलेगा वो कम मिलेगा ताकि आप कैचअप कर लें इंशाल्लाह. ठीक है. थैंक यू एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. एंड वील मीट ऑन संडे को इंशाल्लाह हम CFAB 3 की लंबी क्लास करेंगे जिसमें हम जो बाकी पिलर्स हैं उनको भी, जो एक पिलर रह गया है हमारा मैट्रिक्स एंड टारगेट्स, उसको कवर करेंगे और फिर जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं और चीज़ें हैं, कोशिश करेंगे कि उन्हें कंक्लूड करें ताकि फिर हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस फिर शुरू करें विद बेसिक क्वेश्चन एंड देन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इंशाल्लाह. ठीक है जी, अपना ख्याल रखें एंड देन वील मीट ऑन संडे इंशाल्लाह. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.